नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 की क्या पढ़ रहे हैं भैया? जियोग्राफी की क्लास पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये 5वीं क्लास है। ठीक, तो 5वीं क्लास में हमारा चैप्टर आज है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ जो उसका परिमंडल है, वायुमंडल है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की सतह के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। ठीक, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपको यही बताता भी है कि पृथ्वी पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल कहाँ है, क्या है और किस तरीके से एग्जिस्ट करता है और उसका हमारी लाइफ में क्या यूज है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, ठीक, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वो 3 मंडल कौन कौन से भैया? वो 3 मंडल हैं आपके, देखिए, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक, ये 3 मंडल हैं जो क्या करते हैं कि आपस में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं भैया? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह कैसी है? जिसमें तीनों घटक आपस में मिलते हैं। चलिए, तो आप पहले भी जैसे चीज़ें पढ़ चुके हैं कि भैया कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक, और यहाँ पर क्या है भैया? भूमि, जल, हवा, ये सब कहाँ भैया? पृथ्वी पर मौजूद है और मानव यहाँ जीवित रह सकता है। ठीक, क्योंकि मानव के रहने के लिए यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति है, इसीलिए। चलिए, तो पहले ये देख लीजिए, कुछ शब्द यहाँ दिया है। जैसे ग्रीक भाषा में कुछ शब्द हैं। लिथास, लिथास का मतलब क्या होता है भैया? पत्थर। एटमॉस का मतलब वाष्प होता है। हुडर का मतलब होता है जल। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ बेसिक शब्द हैं, टर्म हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बातें हो गई। आगे देखिए, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक, सभी प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जीवमंडल क्या है भैया? अब ऐसे समझ लीजिए, यहाँ देख लीजिए ऐसे कि जो हमारा एक होता है पृथ्वी, प्यारी सी, ठीक, पृथ्वी, तो पृथ्वी पर क्या है? यहाँ पर महासागर भी है, महासागर भी है और यहीं पे स्थल भी है, यहाँ पर स्थल भी है। ठीक, यानी महाद्वीप भी है। और बाहर क्या है? यहाँ है वायुमंडल। ठीक, तो ये वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये तीनों जिस जगह मिलते हैं ना, इसी को बोला जाता है भाई जीवमंडल। ठीक, या ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया, मान लीजिए आपका, ये हो गया आपका स्थलमंडल, स्थलमंडल। ठीक, ये हो गया स्थलमंडल। उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये हो गया आपका वायुमंडल। ठीक, और ये होता है आपका जीवमंडल। ये होता है आपका, ये देख रहे हैं ना, ये तीनों जहाँ आपस में मिल रहे हैं ना, ये पूरा जो एरिया जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं, यही होता है क्या? जीवमंडल। ठीक, ये हो गया आपका जलमंडल। ठीक, तो तीनों जहाँ पर मिल रहे हैं ना, यही जीवमंडल है और भाई यहीं पर जीवन संभव है। ठीक, तो यही बात बताई जा रही है यहाँ पर कि क्या है? तीनों मंडल जहाँ पर मिल रहे हैं, जीवमंडल क्या है भैया? स्थल, जल, हवा, ये साथ में मिल रहे हैं, सभी प्रकार के जीवन यहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए है भूमंडल के बारे में। तो भूमंडल क्या है मेरे भाई? देखिए, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ठीक, पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जहाँ पर महाद्वीप है, द्वीप हैं, ठीक, ये सब क्या है?
स्थल भाग है ना, ठोस है, जो ठोस भाग है उसी को कहते हैं भूमंडल। याद रखिए, पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल है। जीवों के लिए यहीं पर क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। क्यों भैया, कि चट्टाने मिट्टी से ये मिलके बना हुआ है। जो ये पृथ्वी का ठोस भाग है ये चट्टान और मिट्टी से मिलके बना हुआ है। जीवों के लिए पोषक तत्व इसी में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। ठीक, जो ये सरफेस है इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, एक बड़ा स्थलीय भूभाग है जिसे महाद्वीप कहेंगे, और दूसरा जलाशय है जिसे महासागरीय बेसिन कहेंगे। ठीक, तो भूमंडल जो है, भूमंडल है भैया, भूमंडल के दो भाग हो गए। ठीक, यहाँ देखिए ऐसे कि भूमंडल है, भूमंडल के दो हिस्से हैं। भूमंडल मतलब पृथ्वी का जो ठोस भाग है, क्या ठोस भाग है, तो इसके दो हिस्से हैं। कौन कौन से भैया, एक इसका हिस्सा है स्थल मंडल का, स्थल मंडल। ठीक, जिसमें क्या आता है भैया, महाद्वीप। ठीक, सभी महाद्वीप आ जाएंगे। और एक है भैया महासागर। ठीक, तो महासागर है, 5 महासागर हैं जानते हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका। आगे कह रहे भैया कि विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, तो सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 को देखने के लिए बोला जा रहा है, तो आगे देख लीजिए 5.1 चित्र कहाँ है, ये रहा। देखिए इसी मैप को कह रहा है कि भाई ये देख लीजिए, तो इसको देख लीजिए एक बार, कि कह रहा है विश्व के सभी जो महासागर हैं सब मिले हुए हैं। देखिए ये है ना अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर यहाँ तक देखिए दक्षिण महासागर से मिला हुआ है। फिर ये है हिंद महासागर, ये भी दक्षिण महासागर से मिला हुआ है। ये प्रशांत महासागर है, ये भी मिला हुआ है। ये आर्कटिक महासागर है, देखिए ये भी अटलांटिक महासागर के माध्यम से मिला हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जितने महाद्वीप हैं ना, जितने महाद्वीप हैं, महासागर हैं, जितने महासागर हैं वो सब आपस में मिले हुए हैं। ठीक, तो अब यहाँ आए हैं तो और भी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ठीक, जैसे अब ये देख लीजिए कि भैया ये है सभी महाद्वीप, ये है देखिए उत्तरी अमेरिका। ठीक, ये देखिए यहाँ है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं। ध्यान से देख लीजिए भाई, ये मैप ज़रूर देख लिया करिए। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहाँ देखिए अंटार्कटिका है। ठीक, ये अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से महाद्वीप सभी देख लीजिए। ठीक, और देखिए इसमें ये देखिए कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा एकदम ऐसे गुजर रही है। ये है भूमध्य रेखा, ऐसे गुजर रही है। ठीक, ये है प्रशांत ये मकर रेखा है, ऐसे गुजर रही है। मकर रेखा देखिए ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। देख रहे हैं ये अफ्रीका से, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका से गुजर रही हैं। जबकि दक्षिणी अमेरिका से देखिए केवल विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजर रही है। ठीक, कर्क रेखा अमेरिका से भी गुजर रही है, अफ्रीका से भी गुजर रही है, यहाँ अरबियन कंट्री जो होती हैं उनसे भी गुजर रही है, भारत से गुजर रही है, ऐसे बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए ऐसे जा रही है। ठीक है ना, ये देख लीजिए 66.5 डिग्री भाई, यहाँ ऐसे एक रेखा होती है। ठीक, ऐसे। तो ये सब ध्यान रखिए, अभी मैप के बारे में और चर्चा करेंगे। अभी तो बस इतना जानते रहिए कि अभी क्या बताया जा रहा है कि जो जितने महासागर हैं ना भाई, जितने भी महासागर हैं ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ठीक, आर्कटिक महासागर, ये सब महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये बातें हो गई। अब देखिए आगे कह रहा है भैया कि समुद्री जल जो है ना भाई, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। यानी जो वाटर सरफेस है ना, समुद्री जल, जैसे अब ये मान के चलिए कि ऐसे यहाँ देखिए ये कि अब ये स्थल हो गया, ये स्थल हो गया। ठीक, और यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं ये पूरा पानी भरा है, जल है। ठीक, ये क्या है, यहाँ पर है जल। तो अब देखिए इसका जो ये सरफेस है ना भाई, ये सरफेस है ना, ये हर जगह बराबर होता है। यही कहा जा रहा है कि जो जल का जो सरफेस है, सतह है ना, ये हर जगह
बराबर होता है। यहीं से समुद्र तल इसको माना जाता है। ये है क्या, समुद्र तल। और यहीं समुद्र तल से ही ना भाई सब ऊंचाई मापी जाती है, जैसे पर्वत है, पठार है, ये सब सारी चीज़ें तो समुद्र तल से ही सभी ऊंचाई मापी जाती है। यही बात कहा जा रहा है। ठीक, क्या कहा जा रहा है देखिए कि समुद्र जल का तल सभी जगह समान है भाई। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। मतलब जो समुद्र का सतह है, समुद्र तल है, उसको शून्य मान रहे हैं और वहीं से सभी ऊंचाई मापी जा रही है। ठीक, चलो भैया ये मैप हो गया, इसके बारे में हमने देखा ही अभी। चलिए आगे देखिए ये क्या कह रहा कि भैया विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भैया, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट है। यहाँ देखिए ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है भैया। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक, आजकल ये कितना हो गया है भैया, 8,848.86 मीटर है। ठीक, ये बढ़ रहा है ना, एवरेस्ट की ऊंचाई भी ऐसे बढ़ रही। जो हमारा हिमालय है इसकी भी ऊंचाई बढ़ रही है भाई, यंग माउंटेन है। कैसे है सब आगे बात करेंगे, आगे आने वाली जो एनसीईआरटी होगी ना उन सब में भाई बात करेंगे इसके बारे में। हम 12th तक एनसीईआरटी का यही क्रम ऐसे पढ़ते चलेंगे। 6 to 12 तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और ठीक से इत्मीनान से भाई थोड़ा धैर्य रखा करिए। और भाई थोड़ा लोग सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए, है ना, ताकि लोग हमसे अधिक से अधिक जुड़ पाएँ। ठीक, इसका लाभ सबको हो पाए। चलिए तो भैया देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कौन सा है, मरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई कितना है भैया, 11,022 मीटर। तो याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया, एवरेस्ट हो गया, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग कहाँ है, प्रशांत महासागर में है, कौन सा, मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। ठीक, चलिए तब हम आगे देखेंगे भैया क्या, महाद्वीप के बारे में। ठीक, एक बार ऐसे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में देख लीजिए। ये कहा जा रहा है भैया कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, कौन, न्यूजीलैंड के कहाँ है भैया, एडमंड हिलेरी, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा, इन दोनों ने भैया 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक, कौन कौन से बने थे ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ये जो एनसीईआरटी के उदाहरण होते हैं ना भाई, यही तो एग्ज़ाम में एकदम सीधे सीधे फंसता है। तो आपको इसके उदाहरण पर ज़रूर ध्यान देना है। क्या कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा कब भैया, 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति बने। और देखिए जापान की जुंको ताबेई विश्व की, याद रखिएगा, पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक, तो ये तो जापान की थी। बछेंद्री पाल, याद रखिए, भारत की पहली महिला हैं क्या, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है भाई, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्या है इस फैक्ट का सीधा सीधा मतलब कि भाई न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे, जापान की जुंको ताबेई महिला हैं जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थी, और भारत की बछेंद्री पाल हैं जो क्या कहते हैं एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक, कुछ ऐसे फैक्ट हैं आपको ध्यान रखने चाहिए। चलिए आगे है महाद्वीप। तो पृथ्वी पर भैया कितने, 7 महाद्वीप हैं। ठीक, विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, अभी हमने देखा ही कि भैया 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप थे, एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला मैप देखिए, ये यहाँ देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इधर देखिए ये अफ्रीका है, यूरोप है। ठीक, ये एशिया है, ये अंटार्कटिका है। ठीक, इस तरीके से ये 7 महाद्वीप होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो इस तरीके से 7 महाद्वीप हैं, यही बातें की जा रही है। और सभी महाद्वीप देखिए सब जुड़े हुए हैं, समुद्र तल से जुड़े हुए हैं। यहाँ देख लीजिए ऐसे,
इकट्ठा दिखा देते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। और सभी देखिए सभी एक दूसरे से अलग है ना, ये देखिए ये सब एक दूसरे से अलग हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। आगे देखिए, आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, इधर देखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब क्या है भैया, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं ये। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मैं इनका आपको क्रम बता देता हूँ ना, कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देख लीजिए। तो पहला आप देख लीजिए, सबसे बड़े से छोटे में चलेंगे। ठीक, महाद्वीप, ठीक 7 महाद्वीप के बारे में देखेंगे। ठीक, कौन सा भैया, घटते क्रम में। ठीक, घटते क्रम में चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, एशिया। ठीक, दूसरा अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। ठीक, चौथा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठवां यूरोप। सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, विश्व का सबसे छोटा। ये क्या हो गया, सबसे छोटा। ठीक, और एशिया भैया याद रखना, जो एशिया है ये सबसे बड़ा है। ठीक, एशिया जो है वो सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है। ये क्रम याद रखिएगा, सभी पूरा क्रम बता दिया हूँ। महाद्वीप के घटते क्रम में एशिया सबसे बड़ा है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखेंगे, महाद्वीप हमने बता दिया। सबसे पहले देखिए यहाँ ये बताया जा रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। ठीक, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या होता है, पहले बता चुका हूँ। क्या, कि जैसे ये पृथ्वी होती है, पृथ्वी के बीच से ऐसे ग्रीनविच रेखा गुजरती है 0 डिग्री का, इसके इधर ईस्ट हेमिस्फीयर, इसके उधर वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक, तो ये एशिया कहाँ है भैया, ग्रीनविच रेखा के पूरब स्थित है, ये याद रखिएगा। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। ठीक, कर्क रेखा याद रखें, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा भी हमने दिखाया ही, कर्क रेखा एकदम बीच से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है। ठीक, ये याद रखिएगा, यूरोप हम एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं भैया, यूरेशिया। जहाँ एशिया और यूरोप मिले हुए हैं आपस में, उसे क्या कहेंगे, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक, एक बार मैप में देखेंगे इसको, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है एशिया। ठीक, ये है एशिया। तो एशिया में देखिए, ये देखिए यहाँ है यूराल पर्वत। तो यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत है, इसको अलग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और यूरोप और एशिया के जो मिले हुए भाग होते हैं, इसको बोला जाता है क्या, यूरेशिया। और ये देखिए, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा एकदम ऐसे गुजर रही है, कर्क रेखा। तो एशिया से कौन सी रेखा गुजर रही है भैया, कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक, तो ये बात हो गई। चलिए, ये उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है यूरोप। एशिया के बाद यूरोप, एशिया से बहुत छोटा है, एशिया से तो छोटा है ये। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, अभी हमने दिखाया ही आपको। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक, वो 66.5 डिग्री जो होता है ना, अभी हमने बताया 66.5 डिग्री, वही अंटार्कटिक वृत्त है, इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक, विश्व के मानचित्र को देखना पड़ेगा। तो विश्व का मानचित्र भैया देख लीजिए, ये देखिए, ये हो गया आपका यूरोप। ठीक, तो देखिए अंटार्कटिक महासागर इधर है। ठीक, अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर है, 3 तरफ से समुद्र से
घिरा हुआ है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ इसके यूराल पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये हो गया भैया यूरोप, एशिया से बहुत छोटा है ये। चलिए ठीक, और देखिए कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अभी हमने बताया ही, क्रम भी बता दिया कि सबसे छोटा है। ठीक, विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। ठीक, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, आगे देखिए कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी हमने चित्र दिखाया भाई, पीछे जा कर के ये चित्र जरूर देख लीजिए। जैसे ये वाला है ना, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ देख लीजिए एक बार ठीक से, यहीं पर देख लीजिए, बार बार फिर दिखाएंगे नहीं। ठीक, तो अब ये देख लीजिए यहाँ पर। चलिए, तो ये यहाँ पर ये हो गया अफ्रीका, देख रहे हैं ये है भैया अफ्रीका। ठीक, तो अफ्रीका में देख लीजिए, इधर है हिंद महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। ठीक, और ये अटलांटिक महासागर है, सॉरी ये है अटलांटिक महासागर। ठीक, ये है हिंद महासागर, यहाँ पर दक्षिण महासागर है। तो अफ्रीका के इधर है अटलांटिक महासागर, यहाँ देखिए ये है एटलस पर्वत, ये है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, यहाँ देखिए नील नदी है, सहारा मरुस्थल है। एक बार अफ्रीका को ठीक से देख लीजिए, ठीक है ना। और देख लीजिए यहाँ से गुजर रही है आपकी कर्क रेखा, यहाँ से कौन से गुजर रही है, विषुवत रेखा। ठीक, और यहाँ से कौन से गुजर रही है भैया, मकर रेखा। तो यह एक ऐसा महाद्वीप है ना भाई, ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, ये नील नदी है भैया, विश्व की सबसे लंबी नदी यही है नील नदी। ठीक, हिंद महासागर है, हिंद महासागर से ऐसे यहाँ पर यही है, ये है लाल सागर, याद रखना लाल सागर वो भूमध्य सागर को जोड़ता है, यहीं पर स्वेज नहर भी है यहीं पे। ठीक, याद रखिएगा भाई। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये हो गया आपका अफ्रीका। ठीक, चलिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान क्यों कहता है भैया, क्यों, क्योंकि जो भाई रेगिस्तान होते हैं ना, रेगिस्तान, ये रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शीत रेगिस्तान, एक होता है गर्म रेगिस्तान या उष्ण रेगिस्तान। तो याद रखिएगा सहारा जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, और शीत रेगिस्तान वही अंटार्कटिका है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कि यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। अभी हमने बताया कि जैसे अब ये महाद्वीप था, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप था, तो इधर था भैया हिंद महासागर, इधर था अटलांटिक महासागर, है ना, इधर था दक्षिण महासागर, यहाँ पर भी समुद्र ऐसे फैला हुआ है। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी, अभी हमने बताया विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील, अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक, चित्र एक बार जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका है भैया, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यह। ठीक, यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे क्या कहते हैं, पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक, पनामा जल संधि किसे कहते हैं, एक बार यहाँ देख लीजिए, ये है, ये देख रहे हैं ना, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। याद रखिए यहाँ है रॉकी पर्वत, यहाँ है एंडीज़ पर्वत, ऐसे फैला हुआ है एंडीज़। ठीक, एंडीज़ पर्वत, और इनके बीच में यहाँ पे जो है ना, देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या है भैया, ये है पनामा जल संधि। ठीक, पनामा जल संधि है जो इनके बीच में एक दूसरे को ऐसे अलग कर रही है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। ठीक, तो बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई तो आगे चलिए। ठीक, तो ये हो गया भैया पनामा जल संधि। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है भाई, एकदम स्पष्ट बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये है भैया यहाँ पर एक जल संधि है, पनामा जल संधि, अभी हमने दिखाया आपको। ठीक,
ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। इधर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के इस साइड में क्या है भैया, अटलांटिक महासागर है, और इधर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ध्यान रखना। ठीक, और ये पनामा जलसंधि किसको, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है भैया, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग कर रही है। यहाँ ये भी देख लीजिए कि जलसंधि क्या होता है भाई, ये देखिए जलसंधि क्या कह रहा है, जलसंधि स्थल का एक संकरा भाग। ठीक, स्थल का एक संकरा भाग क्या होता है, स्थल संधि। ठीक, ये क्या है, ये देखिए और बड़ा कर लीजिए, ये क्या है, स्थल संधि। स्थल संधि क्या होता है भैया, कि स्थल का एक संकरा भाग क्या, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, तो दो बड़े स्थलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला एक पतला सा संकरा भाग है ना, इसी को बोलते हैं स्थल संधि। और देखिए जल संधि क्या होता है, यहाँ देख लीजिए जल संधि, देखिए ये ठीक, देखिए जल संधि क्या भैया, कि पानी का संकरा भाग, यहाँ था क्या, स्थल का संकरा भाग, यहाँ था पानी का संकरा भाग, जो दो बड़ी जल राशि को, दो बड़ी बड़ी जल राशि को क्या करता है, समुद्रों तथा महासागरों के एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, जैसे उदाहरण में देखिए, ये उदाहरण में यहाँ देखिए, यहाँ जल संधि है, जल संधि पाक की खाड़ी है, यहीं पर स्थित है। भारत को श्रीलंका के बीच में देखिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि है। कौन सी जल संधि भैया, भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, यहाँ पर याद रखना पाक जल संधि। ठीक, इस पूरे एरिया में यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, याद रखिएगा पाक स्ट्रेट। ठीक, चलो भाई आगे ये हो गया। तो स्थल संधि जल संधि समझ में आया। स्थल संधि क्या होता है भैया, ये मोटी मोटी बात अब याद रख लिए। स्थल संधि क्या है कि इसमें स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जल संधि क्या होता है भैया, इसमें जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मोटी मोटी बात बस याद रखिए। तो पाक जल संधि किसको, भारत श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा। पनामा जल संधि कहाँ है भैया, याद रखिएगा पनामा जल संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। चलिए, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। यह महाद्वीप, कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं, कौन से महाद्वीप की भैया, ये उत्तरी अमेरिका की बात चल रही है। क्या बात चल रही है, ये बात चल रही है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, 3 महासागरों से। कहाँ से भैया, देखिए इधर है अटलांटिक महासागर, इधर है प्रशांत महासागर, और यहाँ है आर्कटिक महासागर। ठीक, तो याद रखिएगा इधर है आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत। चलिए आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका के बारे में देख लीजिए भैया कि दक्षिणी अमेरिका क्या है। दक्षिणी अमेरिका, ठीक, तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, इसके पूरब में भैया, पूरब एवं पश्चिम में 2 महासागर, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया ना। तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए इधर, दक्षिणी अमेरिका में इधर है प्रशांत महासागर और यहाँ है अटलांटिक महासागर। ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ दक्षिण महासागर है, दक्षिण महासागर, तो 3 तरफ से ये भी भैया घिरा हुआ है। ठीक, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण फैली है। यहाँ अभी हमने दिखाया भी कि यहाँ से लेकर के इस तरीके से ऐसे एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली है। और क्यों प्रसिद्ध है भैया ये, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, यहाँ याद रखिएगा ऐसे अमेजन बहती है, सबसे बड़ी नदी है। नील नदी जो अफ्रीका वाली है वो सबसे लंबी है, लेकिन अमेजन जो है वो सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अपवाह के क्षेत्र में, मतलब इसके अंडर में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं अमेजन के बारे में। ठीक, चलिए आगे भैया, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अभी मैंने बता ही दिया, छोटा महाद्वीप जो कि पूरी तरह से कहाँ भैया, दक्षिण गोलार्ध में पूरी तरीके से है। ठीक, यह चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा है।
ठीक, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है भाई, याद रखना, इसे क्या द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, ठीक, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सारे चीज़ दिखा चुका हूँ भाई, एक बार मैप जा कर के फिर से देख लीजिएगा। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। दक्षिणी ध्रुव चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है इसीलिए हमेशा मोटी बर्फ से ढका रहता है, याद रखिएगा। अस्थाई मानव निवास यहाँ पर है ही नहीं। शोध केंद्र यहाँ पर हैं, बहुत सारे बने हैं। भारत का भी यहाँ पर शोध केंद्र है, याद रखना, मैत्री और भारती। भारत के जो शोध केंद्र कहाँ है, अंटार्कटिका में, उसको क्या कहते हैं, मैत्री और भारती, भाई याद रखना। उसके बाद देखिए जलमंडल आ गया, ठीक। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक। पृथ्वी का 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर स्थल है, ठीक। जलमंडल में भैया जल के सभी रूप उपस्थित हैं, मतलब क्या कि बर्फ भी है, वायुमंडल में वाष्प जो है वो गैस भी के रूप में भी है, सागर में पूरा पानी है, लिक्विड के फॉर्म में भी है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, याद रखना, ठीक। आगे देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक महासागरों में पाया जाता है, याद रखना। क्या, जल, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने जल होते हैं ना उसमें 97% से अधिक भाग कहाँ भैया, महासागरों में है। लेकिन क्या है वो, खारा है, याद रखना, वो पूरा का पूरा खारा है, ठीक। चलिए, तो ये देखिए एक मोटा मोटा बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि भैया कौन सा महाद्वीप कहाँ है, आपको याद रखना चाहिए कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे क्या कहते हैं, द्वीप दिए हुए हैं, आपको याद रखना चाहिए। यहाँ है अटलांटिक महासागर, ठीक। यहाँ है आपको हिंद महासागर, यहाँ है प्रशांत महासागर, ठीक। इस मैप से आपको ध्यान रखना चाहिए, इसे एक मोटा मोटा एक फ्रेम बना लीजिए अपने मन में, ठीक। चलिए आगे देखिए, तो भैया जो ये पानी है ना समुद्र में, वो क्या है, मानव के उपयोग के लिए है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खारा है, ठीक। शेष जल का बहुत भाग बर्फ में है, हिमानियों में है, भूमिगत जल के रूप में भी पाया जा रहा है, ठीक। जल का बहुत कम भाग अलवण के रूप में है जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, बहुत कम ही ऐसा है, ठीक। अब देखिए, इतना ज़्यादा पानी है तो इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कह रहा है। तो नीला ग्रह में रहने के बाद भी पानी की बहुत कमी है भाई, पानी तो बहुत कमी है, याद रखिए। पानी लोग बचाते नहीं हैं, पानी को बचाया करिए। चलिए, महासागर है भैया, तो महासागर याद रखेंगे कि महासागर जो हैं वो जलमंडल के भाग हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ठीक। जो पानी है वो हमेशा महासागर का गतिशील रहता है, किस रूप में भैया, तरंग में, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ होती हैं, कौन कौन से भैया, तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं। महासागर के जल की 3 गतियाँ हैं, कौन कौन सी, तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर देखें कि 5 महासागर हैं, याद रखिएगा, बड़े से छोटे के आकार में 5 महासागर हैं, कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक। तो बड़े से क्रम में पहला है प्रशांत महासागर, ठीक। फिर है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, उसके बाद साउथ महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, ये याद रखिएगा भैया, ठीक। ये क्रम है पूरा, याद रखना। 5 महासागर हैं, कितने, 5 महासागर हैं, ठीक। कौन कौन महासागर है, कहाँ पर हैं, ये भी हमने पहले बता रखा है, ठीक। जाकर के ऊपर देख लीजिएगा वीडियो में। आगे है ये, आगे है क्या भैया कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, अभी बताया हमने, ठीक। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा, मैरियाना प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है भैया, वृत्ताकार है, याद रखिएगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, कौन सा, प्रशांत महासागर के, ठीक। प्रशांत महासागर के चारों तरफ कौन कौन से है, अभी ये सब दिखा दिया हूँ मैं, जा कर के देख लीजिएगा ऊपर, ठीक। चित्र में ये सब दिखाया है, एक बार अगर देखना हो तो जा कर के देख सकते हैं। फिर से, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का
पता लगाना है आप जाइए ऊपर मैप देखिए, सब दिख जाएगा आपको। ठीक, आगे देखिए अटलांटिक महासागर भैया। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, याद रखना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये कैसा है भैया? अंग्रेजी के एस अक्षर का है। तो इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है? पश्चिम में इसके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, अभी देखा ही। पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक, अटलांटिक महासागर की तटरेखा भैया अधिक कैसा है? दंतुरित है। दंतुरित का मतलब क्या होता है? यहाँ देख लीजिए, दंतुरित का मतलब ये यहाँ, ये देखिए दंतुरित तटरेखा। तो मतलब देखिए कैसे दांत निकले हुए हैं, ऐसे ये दांत चियारे हुए हैं यहाँ पे, ये तो ये दंतुरित है, ये हो गया दंतुरित तटरेखा। तो भैया अटलांटिक महासागर जो है ना, उसका क्या तट रेखा कैसी है? दंतुरित है। और इसका बड़ा लाभ है। लाभ क्या है भैया? कि यहाँ पर क्या नेचुरल पोर्ट बन जाते हैं, पत्तन, नेचुरल, आराम से जो पानी वाले जहाज़ हैं वो आराम से किनारे पर तक आ जाते हैं इससे। तो भैया प्राकृतिक यानी नेचुरल पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होती है ये दंतुरित तटरेखा जहाँ पर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे है भैया कि हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है, यहाँ से देखिए हिंद महासागर के बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा ये चीज़ और ये देख लीजिए कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम मार्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो सीधे सीधे पीसीएस में एग्ज़ाम में आ गया था सीधे। सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है अगर एग्ज़ाम में पूछे तो याद रखना कौन सा है भैया? अटलांटिक महासागर है, जो कि एस के आकार का है। अटलांटिक महासागर है, कैसा है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम मार्ग है। एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं भैया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे क्या करें भैया हिंद महासागर के बारे में कि ऐसा क्या है भैया जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। ठीक, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया। भारत का नाम हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान। भारत के 5 नाम हैं, 5 नाम, तो वो 5 नाम में एक नाम है हिंदुस्तान। ठीक, तो हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर इसका पड़ा है। यह प्रशांत महासागर, ठीक, यह महासागर कैसा भैया? त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर कैसा है? लगभग गोलाकार है। ठीक, अटलांटिक महासागर कैसा है? यस के आकार का है। और हिंद महासागर कैसा है भैया? त्रिभुज के आकार का है। ठीक, त्रिभुज के आकार का, तो ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक, ये ध्यान से देखेंगे, सारा मैप में दिखा है, बिना मैप के काम नहीं बनेगा भैया, जाके देखिएगा। ठीक, आगे देखिए कि दक्षिणी महासागर आ गया। दक्षिणी महासागर क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेर रहा है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर फैला हुआ है। ठीक, मतलब ये क्या है? सबसे दक्षिण में ना है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऐसे देखिए भाई, ये देखिए दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेर रहा है। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ये फैला हुआ है। एक बार मैप देख लीजिए तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, इतने में ही देख लीजिए, ये क्या देख रहे हैं? ये है देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप और ये है दक्षिण महासागर। तो ये दक्षिण महासागर इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, ऐसे चारों तरफ से ये घेरे हुए है। ठीक, ये अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर ये हो गया। ठीक, आर्कटिक महासागर यहाँ पर है। ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। एक बार सब फिर से सब पूरा मैप ये वाला बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैप पे लोगों को बहुत कम समझ में आता है और लोग बोलने लगते हैं सर मैप समझा। ठीक, तो देखिए आर्कटिक महासागर है। अब इसके आगे भैया आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित तो है, ये है भैया। ठीक, उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, अभी हमने दिखाया है। ठीक, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा। याद रखिएगा बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि एकदम याद रखिए। किसके किसके बीच भैया? आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से। किसको? साफ करके देख लीजिए, ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कौन सा? बेरिंग जलसंधि है, याद रखिएगा बेरिंग जलसंधि। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। ठीक,
तो चलिए आगे चलते हैं भैया। ये आ गया आपका वायुमंडल। ठीक, तो वायुमंडल एक बार ठीक से देख लीजिए। यहाँ देखिए एक चित्र है, ये दिखाया हुआ है, क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल में भैया देखिए ये है पृथ्वी की सतह, सरफेस हो गई। ठीक, जहाँ पर ये जहाज उड़ रहा है, ये कुछ क्रियाएं हो रही, ये है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या है भैया, समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल के बाद देखिए मध्यमंडल है। ठीक, मध्यमंडल के बाद भैया आयन मंडल है, यहीं देखिए ये सब सेटेलाइट वगैरह बनी है। और आयन मंडल के बाद ये भैया बहिर्मंडल। तो कितने मंडल हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, तो वायुमंडल की कितनी परतें हो गई, 5 परतें। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये देखिए वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक, तो जैसे पृथ्वी होगी, पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे गैस हैं, कई ऐसे स्तर हैं, इसी को कहते हैं वायुमंडल। ठीक, वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक, ये याद रखिएगा भैया कि कुछ हानिकारक किरणों से हमको ये बचाता रहता है। चलिए आगे है कि जो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये ध्यान रखिए कि वायुमंडल भैया कितना है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। ठीक, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य सुविधा के आधार पर किया 5 परतों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल के कितने परत, 5 परत। ठीक, याद रखिए। पृथ्वी की तरफ से अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन सा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अभी अभी हमने बता भी दिया इसके बारे में। कहाँ, यहाँ देखिए ये है ना, ये देखिए ये है घर बना हुआ है, ये सब, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है। फिर ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये इस तरीके से बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा है ऊंचाई के साथ। ठीक, तो पृथ्वी की तरफ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्षोभ मंडल। सारी मौसमी घटनाएं, बरसात, बादल, ये सब चीज़ें, घटनाएं, ये सब कहाँ घटती हैं, याद रखिएगा क्षोभ मंडल की घटना है। बरसात और साथ इसके ऊपर कुछ नहीं होता, बारिश वारिश। ठीक, चलिए आगे है भैया। ये देखिए इधर क्या कह रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कितना, 99% भाग बनाता है। आयतन के अनुसार क्या भैया, नाइट्रोजन कितना, 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक, और दूसरी गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है, ये सब 1% में है। ठीक, ऑक्सीजन सांस लेने में आवश्यक है। नाइट्रोजन याद रखिएगा प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक, प्राणियों, क्यों भैया, नाइट्रोजन आगे चल के क्या बनाता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो होती है ना भैया, ये प्रोटीन वृद्धि के काम आता है, याद रखिएगा, वृद्धि के। इसीलिए तो कहा जा रहा है यहाँ पर क्या, कि ये कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन क्या कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। जो पृथ्वी है ना, जैसे पृथ्वी पर ऐसे सूर्य की किरणें आती हैं तो यहाँ पर से रिफ्लेक्शन होने लगता है। ऐसे यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सोख लेती है। सोख लेती है तो इससे वजह से क्या हो जाता है कि पृथ्वी का ये वाला एरिया गर्म हो जाता है। तो जिससे क्या हो जाता है, पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक, यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, ऊंचाई के साथ देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में, घनत्व मतलब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। तो क्या, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक, तो यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वायु दाब कहाँ है, समुद्र तल पर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे तो यह दबाव घटता जाएगा, तेज़ी से घटता जाता है। ठीक, यही कारण है कि जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं, देखिए जा रहा है ना, अब सांस इसकी फूल रही है। ठीक, क्यों सांस फूल रही भैया, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक से सांस ही नहीं ले पा रहा है। सांस क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी वायुमंडल की ऊपर कम है। ठीक, वायु दाब कम होने के कारण सांस भरपूर मात्रा में उसके फेफड़े में नहीं जा पा रही है। ठीक, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है, तेज़ी से घटता जाता है। पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं ना, हवा के घनत्व में कमी होने के कारण क्या करते हुए, सांस लेने में कठिनाई होती है। तब क्या होगा, सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन वाला। ठीक, चलिए ये देखिए, ये पूरा स्थल मंडल ये सब बना के रखा है एनसीईआरटी, इसीलिए तो बेस्ट होती है भाई। स्थल मंडल देखिए
वायुमंडल है, ठीक, ये जलमंडल है। ये तीनों जहाँ पर मिल रहे हैं वहीं पर जीवन संभव है। जहाँ पर वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल आपस में मिलते हैं वहीं पर जीवन संभव है, ध्यान रखना। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान भी घटेगा, वायुदाब भी घटेगा वायुमंडलीय पृथ्वी पर। ठीक, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक, हर जगह वायुमंडल का दाब बराबर नहीं होता, हर जगह अलग अलग होता है, वही बात कहा जा रहा है। ठीक, और क्या कहा जा रहा है भाई, कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज का चैप्टर में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन। जो वायु जो है स्थिर होती है, वायु जो है स्थिर का सूचक है, लेकिन वायु अगर चलने लगी, उसमें मोशन आ गया तो क्या बन जाता है, वो पवन बन जाता है, याद रखना। ठीक, चलिए आगे भैया, जीवमंडल। जीवमंडल अभी हमने बताया ही, क्या बता दिया कि जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। याद रखिए, यहीं पर जीवन मौजूद होता है, यहीं पर जीवों, सूक्ष्म जीव से लेकर बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी मानव सब इसी पे जीवन यापन करते हैं अपना। ठीक, आगे है, जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। ठीक, जो जीवमंडल प्राणी रह रहे दो भाग में है, एक तो जंतु जगत में, दूसरा पादप जगत में बांटा गया है, याद रखिएगा। पृथ्वी के तीनों पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। कौन तीन मंडल भैया, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये तीनों आपस में ही क्रिया करते हैं। ठीक, पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में ये प्रभावित भी करते हैं। कैसे, अब देख लीजिए, जैसे लकड़ी को खेती के लिए काट दिया गया तो वहाँ से क्या हो गया, मिट्टी कट के बाहर चली गई। ठीक, तो वन काट दिया तो क्या हो गया, मिट्टी कटा हुआ आ गया। ठीक, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, भूकंप से पृथ्वी की सतह परिवर्तित हो जाती है। ठीक, सुनामी आजकल आ रहा है भैया, अंडमान निकोबार का जो एक इंदिरा पॉइंट है ना, याद रखिएगा, क्या भारत का सबसे साउथर्न जो पॉइंट है ना, वो क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, सबसे साउथ में। तो वो जब सुनामी आई थी ना, तो वो पूरा डूब गया था, ग्रेट निकोबार में पूरा डूब गया था। तो वही बात देखिए कि प्राकृतिक रूप से भी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि अंडमान निकोबार कुछ भाग पानी में डूब गया था। ठीक, झीलों, नदियों को हम क्या कर रहे हैं, दूषित हो जाते हैं भैया। ठीक, उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया। ठीक, यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, जो अब करेंगे। उद्योग से जो और विद्युत संयंत्रों से गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ, इससे क्या हो रहा है भैया, वायु प्रदूषित हो रही है। उद्योगों से गैस निकल रही है, तापीय विद्युत संयंत्रों से, गाड़ियों से जो उत्सर्जन हो रहा है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या होता है भैया, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जा रही है। इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सी गैस है, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखा है, अब नहीं मानोगे तो कब मानोगे भाई, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है भैया, भूमंडलीय तापन। इससे क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, यही कहलाता है भूमंडलीय तापन। इसीलिए क्या करना चाहिए भैया, कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच क्या प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, और पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहीं से आगे बढ़ता है भाई, क्या सतत विकास। ठीक, इन सब के बारे में आगे बातें होंगी। ठीक, तो ये हो गया आज का अंतिम पार्ट। ठीक, ये हमारा 5वां अध्याय समाप्त हो गया। ठीक, बहुत जल्दी हम आपका नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, और वो अंतिम भाग है इसका। ठीक, तो भाई सब लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक, बहुत सारी चीज़ें एकदम इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।